नमस्कार सभी को। आज हम आप लोगों के लिए फिर से एक नया वीडियो लेके आए हैं। कक्षा 10 की है, जो भूगोल पुस्तक के इकाई 2 टॉपिक का नाम है कृषि से संबंधित। आपको यह वीडियो देखने को मिलेगा। इससे पहले हमने इकाई 1 का वीडियो जो है बना दिया है, जो आपको सुविधा के अनुसार 7 पार्टों में बना दिया गया, क्योंकि वह 126 पेजों में है, थोड़ी लंबी चैप्टर है, इसलिए उसको जो है हर टॉपिक वाइज जो है 7 जो है वीडियो में हम उसको बना चुके हैं। तो अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके ज़रूर उसको देख लीजिएगा। आज हम बात करेंगे, पहली जो टॉपिक है वो है आपको कृषि। ठीक है, कहता भारत कृषि की दृष्टि से एक संपन्न राष्ट्र है। यह विविध प्रकार की उपजाऊ मिट्टी जो है यहाँ पाई जाती है। वर्ष भर पर्याप्त तापमान के कारण फसलों के लिए लंबा वर्धन काल मिलता है, और हिमालय से जो निकलने वाली सतवाहिनी नदियों में ग्लेशियर के पिघलने से वर्ष भर जो है पर्याप्त जल रहता है। मानसूनी वर्षा भी भूमिगत जल एवं सतही जल का पुनः भरण यानी रिचार्ज करती है। भारत की कृषि संपदा को यह प्रकृति का अनूठा उपहार है। कहने का मतलब है कि जो भारत की कृषि है वह एक संपन्न राष्ट्र की है। अब इसमें संपन्न राष्ट्र होने का मेन कारण क्या है कि बहुत सारी जो नदियां हैं जो हिमालय से निकलती है, और हिमालय से निकलने वाली जो भी सतवाहिनी नदियां हैं वो ग्लेशियर के पिघलने के कारण, जो बर्फ है उसको पिघलने के कारण जो है वर्ष भर उसमें पर्याप्त मात्रा में जल रहता है। ठीक है, साथ ही जो यहाँ पे मानसूनी वर्षा भी होता है एवं भूमिगत जल और जो भी सतही जल है वह भी पुनः भरण करती है। इसलिए भारत जो है कृषि संपदा का एक अनूठा उपहार भी है। अब हम लोग देखते हैं कि मानसून के स्वभाव के कारण कृषि निर्धारण में वर्षा का बहुत महत्वपूर्ण है। अगर वर्षा नहीं होगी तो बहुत सारे फसल जो है आपको नहीं उपज सकते हैं। तो मानसून के स्वभाव के कारण जो है कृषि उत्पादन में, किसके स्वभाव के कारण, मानसून के स्वभाव के कारण जो कृषि में उत्पादन है उसमें क्या है, वर्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो अधिकांश भाग है में वर्षा जहाँ पे 3 से 4 महीने होती है और वह भी असमान एवं अनियमित होती है। इस कारण से अधिकांश क्षेत्रों में साल में एक ही फसल उगाई जाती है। अब देखिए, कुछ ऐसे अधिकांश क्षेत्र हैं जहाँ पे वर्षा साल भर में 2 से 3 महीने ही वर्षा होती है, जिसके कारण क्या है कि बहुत सारे क्षेत्रों में एक ही फसल उगाई जाती है। मात्र 15% क्षेत्र में ही जहाँ सिंचाई की सुविधा है वहाँ साल भर में 2 से अधिक फसल उपजाई जाती है। यानी 100 में से मात्र 15% ऐसा क्षेत्र है जहाँ की सिंचाई की सुविधा होने के कारण वहाँ पे साल में 2 से अधिक फसल उगाई जाती है। नहीं तो अधिकांश क्षेत्रों में क्या होता है कि 3 से 4 महीना ही बारिश होने के कारण वहाँ पे साल में एक ही फसल उगाई जाती है। और 15% ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे साल में क्या होता है कि साल में दो बार जो है या उससे अधिक फसल उगाई जाती है। इस प्रकार भारत के अधिकांश क्षेत्रों में शुष्क खेती का जो प्रचलन है, किस खेती का प्रचलन है, शुष्क खेती का प्रचलन है, यानी सूखा खेती जिसे हम लोग ड्राई एग्रीकल्चर भी कहते हैं। वर्षा की सहायता से विकसित कृषि प्रणाली को शुष्क कृषि प्रणाली भी कहते हैं। अब एक और आता है कि शुष्क कृषि किसे कहेंगे, तो वर्षा की सहायता से विकसित, जहाँ किसकी सहायता से वर्षा की जरूरत पड़े उस विकसित कृषि प्रणाली को क्या कहेंगे, शुष्क कृषि यानी ड्राई एग्रीकल्चर कहेंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि भारत में इसका क्या महत्व है। तो भारत में कृषि का महत्व कई कारणों से होता है। पहला है, यह देश के आर्थिक जीवन का एक प्राण भी है। भारत में लगभग 2/3 लोग की जीविका कृषि पर आधारित है। कहने का मतलब है कि 100% का 2/3, अगर हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं तो 33 और इधर करेंगे तो 66, यानी कि जो भारत में जीविका का जो आधार है उसमें 70% जो है आपको कृषि है। जीविका का जो आधार है वो आपको 70% कृषि है। तो देश का आर्थिक जीवन का प्राण किसे माना गया है, कृषि को माना गया है। और कितने प्रतिशत लोग, तो 2/3% लोग जो है जीविका कृषि पर आधारित है। उसके बाद है कि यह विशाल जनसंख्या के लिए भोजन जो है कृषि पे ही से ही प्राप्त होता है। हम लोग सभी लोग समझते हैं कि हम लोग जो भोजन करते हैं वह किस पे आधारित है, तो कृषि पर ही आधारित है। उसके बाद हम देखते हैं कि कई कृषि जन्य कच्चे माल उद्योगों को प्राप्त होते हैं, जैसे कपास, सूती वस्त्र उद्योग, गन्ना, चीनी उद्योग, जूट उद्योग एवं अर्ध कृषि उत्पाद। कृषि प्रसंस्करण उद्योगों को कच्चा माल क्या करता है, सप्लाई करता है, माल देते हैं, जैसे रसदार फल, जेली, जैम,
स्वयं उत्पादन के लिए आधार प्रदान करते हैं। इसी तरह रेशम का कीड़ा रेशमी वस्त्र उद्योग को कच्चा माल मुहैया कराता है। इस तरह कृषि भी उद्योगों को मजबूती प्रदान करते हैं। तो यानी कि बहुत सारे ऐसे कृषि है जो आपको उद्योगों को मजबूती प्रदान करते हैं। बहुत सारे कृषि से बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो उद्योगों के लिए कच्चा माल प्रोवाइड करते हैं ताकि उसका उत्पादन जो है एक प्रोडक्ट के रूप में होता है। उसके बाद इसका जो मेन फैक्टर है वो है आपको जलवायु। चौथा है जलवायु मिट्टी एवं धरातल की विविधता के कारण। क्या कहता है? जलवायु मिट्टी एवं धरातल की विविधता के कारण भारत में फसलों की विविधता भी पाया जाता है। यानी कि आप देख सकते हैं कि जलवायु के कारण, मिट्टी के कारण एवं धरातलीय विविधता के कारण जो है भारत में फसल की जो विविधता है वो भी आपको अलग अलग पाई जाएगी। क्यों नहीं पाई जाएगी? क्योंकि कहीं का मौसम अलग है, कहीं की मिट्टी अलग है, कहीं की धरातलीय विविधता अलग है। तो इन्हीं सब कारणों से क्या होता है कि जो फसल है वो फसल में भी विविधता देखने को मिलती है। जैसे कई फसलों में भारत को विश्व में प्रथम स्थान है। जैसे आपको चाय मिलेगा, गन्ना, मोटे अनाज एवं कुछ तिलहनों के उत्पादन में भारत विश्व में अभी भी अग्रणी देश के रूप में है। जैसे चावल, जूट, तंबाकू, गेहूं, कपास इत्यादि के उत्पादन में दूसरा से चौथा स्थान प्राप्त है। कहने का मतलब है कि भारत को विश्व में प्रथम स्थान जैसे कि चाय हो गया, गन्ना हो गया एवं मोटे अनाज हो गया, उसी तरह कुछ ऐसे फसल है जैसे चावल, जूट, तंबाकू, गेहूं, कपास, ये सब आपको दूसरा से चौथा स्थान प्राप्त है। तो आप लोग जो है एक बार नेट पे सर्च कर लीजिएगा भारत में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले कौन कौन से आपको अनाज है या कृषि के तौर पे कौन कौन से फसल है और दूसरे स्थान पे कौन है, इसको अलग से देख लीजिएगा। क्योंकि हर जितने सारे फसल है सब में कोई दूसरा स्थान होगा, कोई तीसरा होगा, कोई चौथा होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे अगली वीडियो में या इसी में भी आगे चर्चा करेंगे। पांचवा है कि राष्ट्रीय आय में कृषि का मुख्य योगदान है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 70% लोग जो है अगर कृषि पे निर्भर करेंगे तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय योगदान में भी उनका योगदान होगा। तो देश की 24% आय कृषि से प्राप्त होती है। देखिए देश की 70% जनसंख्या जो है कृषि पे निर्भर करता है और देश की जितनी सारी आय है उसमें से 24% जो आय है वो आपको कृषि से मिलता है। चलिए, कहता है कृषि का आंतरिक एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। आंतरिक व्यापार से रेल की आय बढ़ती है और विदेशी व्यापार से तट की आय बढ़ती है। कहने का मतलब है कि अगर कृषि का उत्पादन होता है, मान लीजिए कृषि से अगर व्यापार होता है तो कहीं ना कहीं आप एक जगह से दूसरे जगह जब सामान को भेजते हैं तो रेलवे का आय होता है, और जब आप विदेश भेजते हैं तो आपको कहीं न तट की जो आप किसी भी माध्यम से भेजते हैं, अब तो जो है सभी माध्यमों से उपलब्ध होने लगा है लोगों को। तो पहले जो है जहाज से जब जाता था तो तट के क्या होता था, आय बढ़ती थी। अब हम देखते हैं भारत में कृषि भूमि उपयोग या भारत में कृषि भूमि उपयोग। कहता है कृषि पर आश्रित लोगों के लिए भूमि अत्यंत ही महत्वपूर्ण संसाधन है क्योंकि यह पूरी तरह भूमि पर निर्भर है। इसलिए गांव में भूमिहीनता और गरीबों के बीच सहसंबंध देखने को मिलता है। फसलों के उत्पादन में भूमि की गुणवत्ता का भी व्यापक महत्व है। हम लोग जानते हैं कि अगर जो भी मिट्टी है, जो भी भूमि है, उसमें क्या होना चाहिए, गुणवत्ता होनी चाहिए, तभी जाके फसल का अच्छा उत्पादन होगा। जबकि अन्य आर्थिक क्रियाकलाप जैसे उद्योग, परिवहन, आवास में इसका उतना महत्व नहीं है। ये बंजर एवं ऊषर भूमि भी लगाए जा सकते हैं। यानी कि आप अगर परिवहन उद्योग लगाएंगे, आवास लगाएंगे, तो आप बंजर भूमि या कहीं भी आप इसको लगा सकते हैं, बना सकते हैं। लेकिन जब आपको फसल उत्पादन करना होगा तो उस समय आपको जो भूमि गुणवत्ता होगी, जो भूमि उपजाऊ होगी, वहीं पे उत्पादन होगा। स्थायी संपत्ति होने के कारण भूमि का सामाजिक महत्व भी है। इससे सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है। जैसे कि मान लीजिए आपको गांव घर में आप समाज में देखते होंगे कि जिसके पास जितना ज़्यादा जमीन है उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा क्या है, उतनी बढ़ जाती है। इसलिए कहता है यह एक स्थायी संपत्ति होता है और इसका सामाजिक महत्व भी है। इससे सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है। कर्ज के लिए इसे गिरवी भी रखा जाता है। भूमि इन सब लाभों से वंचित रह जाते हैं। जिसके पास भूमि नहीं है उन्हें कर्ज भी नहीं मिलता है, लेकिन जिनके पास भूमि है वो क्या करते हैं, कहीं पे गिरवी रख के उससे पैसा भी या लोन भी ले लेते हैं। कृषि योग भूमि में 4 तरह की भूमि को सम्मिलित किया जाता है। एक हो गया शुद्ध बोया गया क्षेत्र, दूसरा हो गया चालू प्रति क्षेत्र, तीसरा हो गया अन्य प्रति और चौथा हो गया कृषि योग व्यर्थ भूमि। कहते हैं जनसंख्या की वृद्धि के कारण कृषि योग भूमि पर काफी दबाव बढ़ गया है। अब धीरे धीरे जो जनसंख्या है वो बढ़ रहा है, तो जिसके कारण जो है कृषि योग भूमि पर काफी क्या हो गया, दबाव बढ़ गया और इसका कृषि कार्यों में लगा उपयोग बढ़ता जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में कृषि में उत्पादन 2 ही रूपों में बढ़ाया जा सकता है।
एक हो गया प्रति हेक्टेयर उपज में वृद्धि, और दूसरा हो गया एक ही कृषि वर्ष में एक ही भूमि में एक से अधिक फसलों को उगाकर कुल उत्पादन में वृद्धि करना। फिर से हम लोग देखते हैं कि वृद्धि कैसे करेंगे। एक हो गया प्रति हेक्टेयर, या तो उपज में वृद्धि करिए, या एक ही कृषि वर्ष में यानी एक ही साल में, कृषि वर्ष मतलब एक ही साल में एक ही भूमि में, एक ही मान लो ये भूमि हो गया, एक ही भूमि में एक से अधिक फसलों का उगाकर कुल उत्पादन में वृद्धि करना। यानी एक ही साल में एक ही भूमि पर एक से अधिक फसल, तो कहने का मतलब हुआ इस फसल को उपजा लिए 2-3 महीना के लिए, फिर इसको उपजा लिए, फिर जब वो खत्म हो जाएगा फिर तो दूसरा फसल उपजाएंगे। तो एक से अधिक फसल को क्या करेंगे, उगाकर कुल उत्पादन में क्या किया जाए, वृद्धि किया जाए। इसे शस्य गहनता भी कहते हैं। यानी कि एक ही कृषि वर्ष में एक ही भूमि में अगर एक से अधिक फसलों को उगाकर हम अगर उत्पादन में क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे, तो इसे हम लोग शस्य गहनता कहते हैं। इसे उदाहरण से अच्छी तरह समझा जा सकता है कि जैसे तुम्हारे पास 2 हेक्टेयर भूमि है, एक कृषि वर्ष में तुम धान की फसल बोकर धान उपजाते हो, उसके बाद रबी के समय उसी 2 हेक्टेयर में तुम गेहूं बोकर उसकी फसल काटते हो, फिर जायद फसल के समय कम अवधि में तैयार होने वाली मूंग फसल को बोकर उसकी कटाई कर लेते हो। सच मायने में तुम्हारे पास 2 ही हेक्टेयर जमीन है, किंतु एक कृषि वर्ष में तुम इसी भूमि से 3 बार फसलों का उत्पादन करते हो, तो तुमने 6 हेक्टेयर भूमि में उत्पादन होने वाली फसल का क्या कर दिया, लाभ उठा लिया। इस शस्य गहनता को एक सूचकांक द्वारा दिखाया जाता है, इसे प्रतिशत में अभिनत किया जाता है। तो कैसे करेंगे हम लोग देखते हैं। शस्य गहनता में हो गया कि कुल बोया गया क्षेत्र बट्टा शुद्ध बोया गया क्षेत्र गुने 100। अब आपके पास 6 बीघा को काटिए, हेक्टेयर में दिया हुआ है, यहाँ पे 2 हेक्टेयर गुने 100 यानी 600 बट्टा 2 यानी 300। इस तरह तुम्हारी शस्य गहनता परसेंटेज जो है 300% हो गई। यानी आप पहले 2 हेक्टेयर में करते थे, अब आप 6 हेक्टेयर में कर रहे हैं। ठीक है, तो स्वाभाविक है 2 तिया 6 यानी 300%, ऐसे भी हम चर्चा करेंगे, 300% बढ़ गया। तो इस तरह तुम्हारी शस्य गहनता जो परसेंटेज है 300% हुई। शस्य गहनता की दृष्टि से पंजाब भारत का अग्रणी राज्य है। यानी सबसे ज़्यादा जो शस्य गहनता कृषि खेती जो होती है वो आपको पंजाब में होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। शस्य गहनता को प्रभावित करने वाले कारक को पूंजी लगाकर प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए से शस्य गहनता और निवेश उपयोग में गहरा संबंध है। बच्चों, अब स्पष्ट हो गया कि पंजाब की तुलना में बिहार में शस्य गहनता क्यों नहीं है। अब हम लोग देखते हैं शस्य गहनता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो शस्य गहनता को प्रभावित करने वाले कारक है सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, उपर्युक्त सिंचाई होनी चाहिए, उपर्युक्त उर्वरक होनी चाहिए, उन्नत बीज होना चाहिए, यांत्रिकरण मशीन अच्छा होना चाहिए, कीटनाशक दवाई का उपयोग होना चाहिए, और साथ ही कृषि उत्पादों का एक उचित मूल्य होना चाहिए, जो कि आपको बिहार में बहुत कम, सभी चीज़ों को मिलाकर अगर तुलना किया जाए तो बहुत कम परसेंटेज में आपको निवेश दिखेगा। लेकिन यही चीज़ आपको पंजाब में इसलिए है क्योंकि वहाँ सिंचाई की पूर्ण व्यवस्था है, उर्वरक के लिए निवेश करने वाले बहुत सारे लोग हैं, उन्नत बीज की क्वालिटी उनके पास है, जो मंसीकरण यानी यंत्रीकरण है वो आपके पास है, उनके पास है, कीटनाशक दवाइयाँ उनके पास है, और वहाँ पे कृषि पदार्थों का उचित मूल्य भी मिलता है। चलिए हम लोग देखते हैं कि भारत में बोए गए क्षेत्र के बढ़ने की संभावना बहुत ही कम है, लेकिन शस्य गहनता ही वह विकल्प है जिससे भारत में कृषि उत्पादन को क्या किया जाए, बढ़ाया जा सके। निवेश उपयोग का मतलब हो गया पूंजी लगाकर सिंचाई, खाद, उन्नत बीज, मशीन आदि का उपयोग करना, जो कि पंजाब में सबसे ज्यादा है। अब हम लोग देखते हैं कि कहाँ कहाँ कौन सा जलवायु है, उसकी चर्चा थोड़ा सा हम लोग करते हैं। कहता है कि भारत के अधिकांश भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु होने के कारण यहाँ पर्याप्त तापमान और प्रकाश रहता है। वर्षा का वितरण सभी जगह समान नहीं रहने के कारण आर्द्रता कृषि के प्रकार और फसलों के प्रकार तथा उत्पादन को निर्धारित करने वाला महत्वपूर्ण कारक हो जाता है। जब फसल केवल वर्षा द्वारा प्राप्त नमी के आधार पर पैदा की जाती है तब इसे वर्षा पोषित कृषि या वर्षाधीन कृषि कहते हैं। यह कृषि 2 प्रकार की होती है, शुष्क भूमि कृषि एवं आर्द्र भूमि कहलाती है। यानी जब वर्षा पोषित कृषि या वर्षाधीन कृषि होती है तो ऐसे कृषि को 2 प्रकार होता है, पहला होता है भूमि, दूसरा होता है कृषि, और तीसरा होता है आर्द्र भूमि कृषि। 75 सेमी से कम वर्षा वाले क्षेत्र में होने वाली कृषि को शुष्क कृषि यानी एवं 75 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में होने वाले कृषि को आर्द्र भूमि कृषि कहते हैं। तो इसको भी एकदम वीवीआई करके इंपोर्टेंट में डाल लेना है
आप लोग लिखते जाना जो भी बच्चे हैं कि जो 75% से कम वर्षा वाला क्षेत्र है, ऐसे कृषि को शुष्क कृषि कहेंगे। और जो 75% से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, सीएम मतलब 75 सीएम से अधिक वर्षा वाले, वैसे कृषि को हम लोग आर्द्र भूमि कहेंगे। भारतीय कृषि कुल 38.67 भूमि पर वर्षाधीन कृषि है, जैसे मोटे अनाज, दाल, तिलहन, कपास आदि वर्षाधीन फसल के उदाहरण है। अब हम लोग देखते हैं कि शुष्क कृषि की क्या विशेषता है। तो शुष्क कृषि की जो विशेषता है वह वर्षा जल को संरक्षित करने की विधियों का प्रयोग किया जाता है ताकि शुष्क समय में इसका उपयोग किया जा सके। शुष्क कृषि की विशेषता। अगला है, आवश्यकता से अधिक जल को भूमिगत जल के पुनर्भरण के लिए संरक्षित रखा जाता है। ठीक है। उसके बाद है, शुष्कता के कारण यहाँ की मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा जो है वो कम हो जाता है। नमी की मात्रा क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अब ज़्यादा जो शुष्क हो जाएगा, सूखा हो जाएगा, तो स्वाभाविक है कि नमी कम जाएगा। शुष्कता के कारण मिट्टी की ऊपरी परत का वायु जो है, वायु द्वारा कटाव हो जाता है। जो मिट्टी जो है अगर सूखे हो जाएंगे तो मिट्टी क्या होता है, ऊपरी परत जो है वो कटाव होने लगता है, हवा के माध्यम से क्या होता है, उड़ने लगता है। देखिएगा आप, जो मिट्टी सूखने लगती है, अगर सूखा हुआ मिट्टी रहेगा तो क्या होता है, वायु का कटाव हो जाता है जो कि उड़ने लगता है। अगला कि शुष्क भूमि कृषि अधिकांशतः गरीब किसान करते हैं। जो शुष्क भूमि होते हैं वहाँ पे आप देखिएगा कि गरीब किसान करते हैं, जिसके पास उन्नत कृषि के लिए पूंजी एवं आवश्यक साधन का अभाव होता है। शुष्क कृषि कौन करते हैं? जिन एक गरीब किसान करते हैं, क्योंकि उसके पास उन्नत बीज नहीं होता है, यंत्रीकरण नहीं होता है, जो आपको मशीनरी सब है वो नहीं होता है, उसके पास ज़्यादा पूंजी नहीं होता है, तो शुष्क कृषि गरीब किसान करते हैं। हम बात करेंगे कि कृषि के द्वारा यहाँ आय कम प्राप्त होती है, जिसकी क्षतिपूर्ति पशुपालन द्वारा की जाती है। अब जनसंख्या वृद्धि के दबाव के कारण यहाँ के चारागाह खेतों में बदला जा रहा है। चूंकि गरीब किसान और शुष्क भूमि कृषि दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब मान लीजिए जहाँ शुष्क खेती होती है वहाँ पे लोग क्या करता है, इसका जो क्षतिपूर्ति है पशुपालन के यानी जानवरों को पाल के इसकी पूर्ति करती है। क्योंकि गरीब किसान और शुष्क कृषि भूमि जो है दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए गरीब किसानों के उत्थान के लिए सरकार ने कई योजना बनाई है। कौन कौन सी योजना बनाई है हम लोग देखते हैं। संवित विकास कार्यक्रम, सूखा प्रबंधन क्षेत्र विकास कार्यक्रम और रोजगार के बदले अनाज कार्यक्रम, नरेगा इत्यादि ये सरकारी कार्य हैं। शीघ्र पैदा होने वाले फसलों का बीज तैयार करके दिया जाता है। कृषि की नई तकनीकों का विकास किया जाता है। जल छीजन एवं संग्रहण की तकनीकों का प्रचार प्रसार किया जाता है। पशुपालन एवं मुर्गी पालन के कृषि के पूरक अंग के रूप में विकसित किया जा रहा है। उसके बाद है कि कुटीर उद्योग एवं लघु उद्योग को विकसित किया जा रहा है। अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान हैदराबाद, अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान हैदराबाद तथा केंद्रीय शुष्क क्षेत्र संगठन अनुसंधान जोधपुर शुष्क भूमि एवं अन्य कृषि से संबंधित समस्याओं के निदान के लिए कार्यरत है। तो दो चीज़ें याद रखना है, एक है अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपको हैदराबाद में है। ठीक है। और केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान ये आपको जोधपुर, राजस्थान के जोधपुर में है। इसको भी याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही वीवीए क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। अब हम लोग कृषि का प्रकार देते हैं। कृषि आदिकाल से किया जाता है आर्थिक क्रियाकलाप के लिए। यह भारत में भी पाई जाने वाली विविध भौगोलिक एवं सांस्कृतिक परिवेश ने कृषि तंत्र को समय के अनुरूप प्रभावित किया है। यहाँ कई प्रकार की कृषि की जाती है। हम लोग देखते हैं कौन कौन से हैं। एक हो गया प्रारंभिक जीविका कृषि, दूसरा हो गया गहन जीविका कृषि, तीसरा हो गया वाणिज्यिक कृषि। अब तीनों को हम लोग देखते हैं कि प्रारंभिक जीविका कृषि क्या होता है। यह अति प्राचीन काल से की जाने वाली कृषि का एक तरीका है। इसमें परंपरागत तरीके से भूमि पर खेती की जाती है। खेती के औजारों की भी काफ़ी परंपरागत होते हैं, जैसे लकड़ी का हल होता है, कुदाल एवं खुरपी होता है। इससे ज़मीन की जुताई गहराई से नहीं हो पाती है। जैसे तैसे बीज को बो दिया जाता है और फसल पकने पर काट लिया जाता है। कृषि में आधुनिक तकनीकी का निवेश का अभाव रहता है, इसलिए इसका उपज जो है आपको कम होता है। तो कहने का मतलब है जो प्रारंभिक जीविका कृषि थी, ये जो कृषि है एक परंपरागत तौर पे जो है पहले लकड़ी का हल एवं कुदाल और खुरपी के माध्यम से किया जाता था, जिसमें गहराई नहीं होने के कारण जो है जैसे तैसे क्या कर दिया जाता था, बो दिया जाता था और फसल पकने पर काट लिया जाता था। इसमें जो है उपज जो है काफ़ी कम होती थी। उसके बाद हम लोग देखते हैं भूमि की उत्पादकता कम होने के कारण फसल का प्रति इकाई उत्पादन भी कम होता था। इस प्रकार की कृषि का उदाहरण
कर्तन दहन प्रणाली कहलाता है। कौन सा कर्तन दहन प्रणाली है? इसमें किसान खेती के टुकड़े पर उगी हुई जंगली वनस्पति को काटकर एवं जलन कर साफ करता है और तब उसमें फसल बोता है। इसमें फसल उत्पादन जीविका के निर्वाह के लिए किया जाता है। खेत की उर्वरकता जब समाप्त हो जाती है तब किसान उस खेत के टुकड़ों को छोड़कर दूसरे खेत के टुकड़ों पर वही प्रक्रिया आरंभ कर देता है। देश के विभिन्न भागों में इस प्रकार की कृषि को विभिन्न नामों से जाना जाता है। जैसे आप जब उत्तर पूर्वी असम राज्य, मेघालय व मिजोरम, नागालैंड में आप जाइएगा तो इसे झूम कह सकते हैं, झूम के नाम से जाना जाता है। वही जब आप मणिपुर में जाइएगा तो इसे पामलू के नाम से जाना जाता है। तथा छत्तीसगढ़ के बक्सर जिले तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे दीपा कहा जाता है। यानी बिहार के छत्तीसगढ़ के बक्सर जिला नहीं, बिहार के बक्सर जिला तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे दीपा कहा जाता है। उसके बाद आता है गहन जीविका कृषि। यह कृषि देश के अधिकांश हिस्सों में की जाती है जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक है, वहां इस प्रकार की कृषि पद्धति को अपनाया गया। इससे श्रम की अधिकता होती है और परंपरागत कृषि कौशल का भी इसमें भरपूर उपयोग किया जाता है। भूमि की उर्वरकता को बनाए रखने के लिए परंपरागत ज्ञान, बीजों का रखरखाव एवं मौसम संबंधी भी अनेक ज्ञान का इसमें उपयोग किया जाता है। जनसंख्या बढ़ने से जोतों का आकार काफ़ी छोटा हो गया है। वैकल्पिक रोजगार के अभाव में भी जरूरत से अधिक जनसंख्या इस प्रकार की कृषि में संलग्न और इस प्रकार की छिपी बेरोजगारी का एक स्वरूप भी है। कहता है कि इस कृषि में प्रधानतः खाद्यान्न यानी धान की खेती होती है। तो यानी गहन जीविका में आप धान की खेती करते हैं और जनसंख्या अधिक होने के कारण अधिक उत्पादन भी अधिक जनसंख्या के लिए कम ही पड़ जाता है। इसलिए इसमें किसानों के पास व्यापार के लिए बहुत कम उत्पादन रहता है। इसलिए इसे जीविका निर्वाहक कृषि भी कहा जाता है। यानी गहन जीविका कृषि को एक जीविका निर्वाह कृषि भी कहा जाता है। इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि जीविका निर्वाह कृषि किसे कहते हैं। तो यह है गहन जीविका कृषि को कहते हैं। हम बात करेंगे व्यापारिक कृषि। तो व्यापारिक कृषि कौन है? नाम के अनुरूप ही इसमें फसलें व्यापार के लिए उपजाई जाएगी। नाम के अनुसार है व्यापारिक कृषि। तो ऐसा कृषि जो व्यापार के लिए उपजाई जाएगी। अतः इस कृषि में अधिक पूंजी आधुनिक कृषि तकनीकी का निवेश किया जाता है। अतः किसान अपनी लगाई गई पूंजी से अत्यधिक लाभ प्रदान करने का प्रयास करते हैं। आधुनिक कृषि तकनीक में अधिक पैदावार होने वाले परिष्कृत जो बीज है, रासायनिक खाद है, सिंचाई है, रासायनिक कीटनाशक आदि का क्या करेंगे? उपयोग करेंगे, क्योंकि यह एक औद्योगिक कृषि के रूप में भी विकसित होता है। और औद्योगिक कृषि तभी होगा जब उसमें आप पर्याप्त निवेश करेंगे, आप बीज उन्नत बीज देंगे, रासायनिक खाद, सिंचाई, रासायनिक कीटनाशक आदि का जब प्रयोग करेंगे। इस कृषि पद्धति को भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप व्यापक रूप से पंजाब एवं हरियाणा में अपनाया गया। तो बहुत बार पूछा जाता है हरित क्रांति, तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हरित क्रांति कब आया था। इसमें मुख्य रूप से गेहूं की खेती की जाती है। पंजाब एवं हरियाणा में बासमती चावल भी इस पद्धति के अंतर्गत उपजाई जाती है। अब एक और है कि रोपण कृषि भी एक प्रकार की व्यापारिक कृषि है। इस कृषि में उद्योग की भांति मैनेजर एवं मजदूर की व्यवस्था होती है और मिल मालिक की तरह ही इसमें कृषक की स्थिति होती है, जिससे प्राप्त सारा उत्पादन उद्योग में कच्चे माल की भांति उपयोग में लाया जाता है। तो रोपण कृषि क्या हो गया कि उसमें उद्योग की भांति इसमें मैनेजर भी होते हैं और मजदूर भी होते हैं, और जो भी उत्पादन होता है कृषि की उत्पत्ति जो भी उत्पादन होगा वह सीधे कच्चे माल की भांति आपको क्या कहते हैं उद्योग में इसका उपयोग किया जाएगा। जैसे भारत में चाय, कॉफ़ी, रबर, गन्ना, केला आदि रोपण फसल है। किस प्रकार की फसल है? ये सब रोपण फसल है। चलिए कुछ इंपोर्टेंट, जैसे चाय असम और दार्जिलिंग में आपको देखने को मिलेगा। कॉफ़ी आपको कर्नाटक में, तो इसको याद कर लीजिएगा, सबसे ज़्यादा चाय असम व दार्जिलिंग में, कॉफ़ी जो है आपको कर्नाटक में, रबर आपको केरल में मुख्यतः उपजाया जाता है। चूँकि इसमें फसलें मुख्यतः व्यापार के लिए उपजाई जाती है, अतः इसके लिए परिवहन, यातायात के साधन एवं संचार का विकसित होना परम आवश्यक है। चलिए अब हम लोग फसल के प्रकार देखते हैं। तो ये जो है वीडियो हम अगले वीडियो में लेके आएंगे, तो आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब